जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो आपको मार्च महीने में होने वाला है, उसके लिए इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है घटना चक्र की बुक से करवाए जा रहे हैं, जो कि ये सभी घटना चक्र बीपीएससी की बुक से करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपको बीपीएससी के जितने भी पुराने क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों को बीपीएससी बार बार दोहराता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है। और घटना चक्र के द्वारा अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको कहीं से कोई देरी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम 51 नंबर से क्वेश्चन करेंगे और ये आपके जो है हमने प्राचीन भारत के इतिहास के जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जिसमें हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं, बताना है कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। दूसरा बी ऑप्शन है देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सी ऑप्शन है सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध थे, वो तिथि क्रम के अनुसार बात करेंगे। तो सबसे पहले हुआ था आपका देवरा का युद्ध, फिर हुआ था आपका कन्नौज का युद्ध, फिर हुआ था चौसा, लास्ट में हुआ था सरहिंद का युद्ध। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है, देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1531 ईस्वी में उसने गोमती नदी के तट पर स्थित दौराह तथा देवरा नामक स्थान पर अफगानी विद्रोहों को परास्त किया था। और 26 जनवरी 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को जो है शेर शाह से पराजित होना पड़ा। और इस युद्ध में जो है निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा के इस विजय से शेर खां अर्थात शेर शाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों बढ़ गई, ठीक है। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और सिक्के भी अंकित करवाए थे शेर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी जो है हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा था और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध के विजय ने जो है हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया था। सरहिंद का युद्ध इसने जीता था हुमायूं ने, जिससे कि उसे पुनः फिर से अपना राज्य मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, शेरशाह सूरी या इस्लाम शाह सूरी? तो आप सबसे पहले जो है हजरत आला की उपाधि और सुल्तान बाद में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो सुल्तान था उसका नाम था शेरशाह सूरी। 1529 ईस्वी में जो है बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा। सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। जब बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। और कालिंजर युद्ध में जो है 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु भी हो गई थी। 54 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह? बताना है कौन से थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के जो सेनापति थे उनका नाम था हकीम खान, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो मुगल सेनापति थे वो थे आपके मान सिंह, ये याद रखिएगा। ये किधर से लड़े थे? मुगल से सेनापति थे, ये याद रखिएगा। मुगल सेनापति थे मान सिंह। ये 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोधी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर? जो है तीर्थ यात्रा कर को जो समाप्त करने वाले शासक थे उनका नाम था अकबर। अकबर ने ही तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 56 नंबर, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1590 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1576 ईस्वी या 1572 ईस्वी? ये आपका 48 और 52 दो बार बीपीएससी प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1572 ईस्वी
में जो है 1576 ईस्वी में अपनाया था। 1576 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1572 ईस्वी में सुलेमानी करारानी की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र दाऊद खान जो गद्दी पर बैठा था, दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने के लिए तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार में पर जो है मुगलों का आधिपत्य हो गया था। अगर आपसे पूछता है कि बिहार का आधिपत्य कब हुआ था बिहार में, तो सॉरी मुगलों का आधिपत्य कब हुआ था बिहार में, तो ये 1574 ईस्वी में हुआ था। पराजित होने के बाद दाऊद जो है बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पुख्ता पराजित किया और इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगर पूर्ण रूप से मिलाने की बात कही जाएगी तो वो है 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हुआ था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका गठन अकबर के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1599 में लगभग हुआ था। ठीक है। दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया और इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशा से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया और इसका नाम जो है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान जो है भारत का बादशाह अकबर थे 1565 से 1605 ईस्वी तक। और अगर आपसे पूछ लेता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको और किस नाम से जाना जाता था, तो जॉन कंपनी के नाम से सबसे पहले जॉन कंपनी इसका नाम रखा गया था। ठीक है, इसलिए इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन या अबुल फजल? तो आप सभी को पता है आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आईने अकबरी अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी और यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत या वर्णन मिलता है। आप लोगों से पूछ सकता है, अगर आपसे जैसे ये नहीं पूछता कि आईने अकबरी की रचना किसने की है, ये पूछ सकता है कि अकबर के शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत या आधिकारिक वर्णन किस बुक में है। अगर जो जैसे क्वेश्चन ना थोड़ा सा टफ बनाना होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बताना है आईने अकबरी में जो है अकबर के शासनकालीन व्यवस्था का वर्णन किया हुआ है। 59 नंबर क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां? एतमादुद्दौला जो है एतमादुद्दौला का मकबरा जो है ये बनवाने वाली थी नूरजहां ने इसका मकबरा बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है और यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरादुरा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, पर्शिनकारी पिटराड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मिहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। अभी पता है पिटराड्यूरा जो चित्रकारी है ये दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये इसका राइट ऑप्शन है। ये आपके जो है 2020 में बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 61, मध्यकाल में बंटाई शब्द का क्या अर्थ था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या संपत्ति कर? तो बंटाई जो कर था उसे मध्य भारत में जो है मध्यकाल में लगान निर्धारण का तरीका मानते थे। मध्यकाल में जो है बटाई शब्द का जो तात्पर्य है लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। किसके बीच में? राज्य और कृषक। आज भी आप देखते होंगे बटाई व्यवस्था होती है, बटाई जो चल रही है उसमें जो मालिक होता है वो बटाईदार को
आधा हिस्सा दे देता है फसल का। ऐसे ही उस समय जो है वास्तविक उपज का जो बंटवारा होता था राज्य और कृषक के बीच होता था। और शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणाली अपनाई थी। नस्क या मुक्ताई, इसे को कनकूद भी कहते थे। दूसरी थी नकदी अथवा जब्ती प्रणाली। तीसरी थी गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी। ये बटाई भी आपकी 3 प्रकार की निर्धारित थी। खेत की बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? आप सभी को पता होना चाहिए चित्रकारी सबसे ज्यादा जो चित्रकारी किसको पसंद थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यह जो है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? वो थे आपके हुमायूं। हुमायूं ने जो है चित्रकारी के लिए कारखाना अपना बनवाया था। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार जो है निगार कारखाना, बता आपको भी मालूम होना चाहिए ना कौन कौन सा कारखाना है। निगार कारखाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक में दिया हुआ अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर रीजन के अनुसार तस्वीर खाना और निगार खाना, मतलब एनसीईआरटी ने निगार खाना माना है और जो अन्नू मनुजा की पुस्तक है उसमें तस्वीर खाना, इन 2 कारखाने बनवाए थे हुमायूं के द्वारा गए, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्बुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन। ये बताना दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो है ये किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो दास्तान ए अमीर हमजा का जो चित्रांकन है ये जो है आपका अब्दुल समद, जो अकबर का मतलब बहुत अकबर के जो नवरत्नों में से, या अकबर के जो नवरत्नों में नहीं था, ये अकबर के जो शासन था, जो उसका साम्राज्य था, उसमें अब्दुल समद एक चित्रकार के रूप में वहां पर रहता था और इसी ने जो है अब दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था इसी के द्वारा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। ये आपको बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया था। तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश है ये अकबर के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, दसवंत और वशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबार में थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो दसवंत और वशावन प्रसिद्ध जो चित्रकार थे ये भी आपके मुगल सम्राट अकबर के राज दरबारी थे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दसवंत और वशावन अकबरकालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, उसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने जो है इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1854 में इसने आत्महत्या भी कर ली थी। किसने? दसवंत नामक चित्रकार ने। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दशवंत थे, वशावन थे, केशवलाल थे, मुकुंद थे, मिस्किन थे, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, शांवल, हरिवंश। ये जो है प्रमुख जो है चित्रकार थे अकबर के शासनकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपको 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो है जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि चित्रकला का स्वर्णिम काल या स्वर्ण काल किसको माना जाता है, तो वो जहांगीर को माना जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। यह भी याद रखेंगे। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों को चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में वह विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया है। इस प्रकार जो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। जाबती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। तो जाबती प्रणाली जो थी ये अकबर की उपज थी। ठीक है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाबती प्रणाली, भू राजस्व इसका काम का क्या था? जाबती प्रणाली का इसका मुख्य जो काम था वो भू राजस्व कर को वसूल करना था। इसके लिए जाबती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर अमल तथा जाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी और साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? मनुची, टवर्नियर, विलियम फिंच, अब्दुल हामिद लाहौरी, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो है ये थे आपके विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछेगा तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पैलेस ऑफ 40 पिलर्स का, पहले तो ये पूछेगा पैलेस ऑफ 40 पिलर्स का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाने वाले थे आपके अकबर। और अगर बाद में ये भी पूछ सकता है आपसे कि ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहने वाले थे विलियम फिंच। और कितने लोगों ने काम किया था? तो ये तो आपको बता ही दिए, 5,000 से 20,000 लोगों ने इसमें काम किया था और इसमें जो है बनने में 40 वर्ष तक लगे थे समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल अब्दीन, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आपका 64th बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुल्तान जैनुल अब्दीन। सुल्तान जैनुल अब्दीन को कश्मीर का अकबर भी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल अब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है और उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद भी कराया, जिसे श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों का संरक्षण भी प्रदान था। तो जो है वहां पर उसके 2 वैद्य रहते थे, कौन कौन से? श्री भट्ट और मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। और आप देख सकते हैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछता है, तो ये रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है और इसी क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन बनाने के बीपीएससी मतलब बहुत अच्छी कला जानती है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपके दूसरे क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं। इसलिए आप जो है अच्छे से और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट है। और बीपीएससी के खुद के जो है क्वेश्चन है, उनसे ज्यादा बेटर आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिल सकते, किसी बुक में नहीं मिल सकते। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा आपको प्रैक्टिस करना है तो बीपीएससी के अपने पास जो है प्रीवियस ईयर ना बीपीएससी जो घटना चक्र है बीपीएससी के जो खुद के पेपर हैं उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आप सिविल नहीं दे रहे हो, पेपर देख रहे हैं आप, काफी टफ आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल पेपर आता है। हाँ, आप टीआरई 1 का पेपर देख के खुद ही जान सकते हैं कैसा पेपर आया था। तो आप जितना अच्छे से तैयारी करके रखेंगे उतना ही बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 2 अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा जो है जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। जैसे 2 अस्पा में क्या था, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। और सिंह अस्पा में क्या होता था, इसमें मनसबदार को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ये जो है इसका प्रमुख कार्य था। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंदूज, गजनी। ये ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच की जो जड़ थी वो थी आपके कंधार। कंधार जो है, कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था और दोनों शासकों के साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर, नूरजहां। आप सभी को पता ही होगा ये क्वेश्चन का आंसर।
अकबर है, नूरजहां है, और फिर है जहांगीर या शाहजहां। तो आप सभी को पता है इसका निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और इसका जो है पूरा जितना भी विस्तार बताएंगे ध्यान से देखिएगा। शाहजहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, तो क्वेश्चन क्यों नहीं, देखिए इसका एक रीजन भी अभी बताएंगे। अकबर के फतेहपुर सीकरी स्थित भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी। 1638 ईस्वी में ये जो है इसकी स्थापना हुई थी, और वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसने सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कार्य जो है 1648 ईस्वी में पूर्ण होता। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा था। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि पश्चिमी जो द्वार है लाल किला का उसको किस नाम से जाने जाते हैं, लाहौरी दरवाजा। और दक्षिणी दरवाजे का जो द्वार है उसे दिल्ली द्वार कहते हैं। पश्चिमी दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी दरवाजे का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। यह संभवतः विश्व में अतुल्य है, यह आप याद रख सकते हैं। और निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ये भी आप याद रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि मुगल इतिहास का जो मुगल शासन है उसका स्वर्णकाल कौन से किसके शासनकाल को मानते हैं, वो है आपका शाहजहां का शासनकाल। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, देखिएगा। इसने कहा था वीए स्मिथ, जेएन सरकार, एएल श्रीवास्तव, उपयुक्त में से कोई नहीं। वो कहने वाले थे आपके एएल श्रीवास्तव। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। और दोस्तों आप सभी को पता है कि आप लोगों की एग्जाम डेट मतलब एक तरह से कंफर्म हो चुकी है। ये मार्च में 20 मार्च तक लगभग बोल रहे हैं कि 20-25 मार्च तक आपके एग्जाम कंफर्म डेट आ जाएगी, क्योंकि 10 तारीख से आपके जो है टीआरई 3 के फॉर्म भी भरे जाने वाले हैं। ठीक है, आज तो उसका ऑफिस मतलब नोटिफिकेशन भी शायद आउट हो गया है। जो अतुल प्रसाद है यूपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कही है। तो इसलिए भी आप लोगों को जो है अपनी तैयारी को और अच्छे से कर लेनी चाहिए। और हाँ, मैं जो है 15 तारीख कोशिश करेंगे कि 15 तारीख से आपके सारे सब्जेक्ट की अलग अलग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, और कंटिन्यू हम लोग एग्जाम तक आपके कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे और बीपीएससी के क्वेश्चन होंगे, और इधर से अगल बगल इधर से मतलब कोई भी फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं हम लोगों के पास। अगर आप हमारे साथ अच्छे से एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आपको पसंद आता है हमारे द्वारा पढ़ाने का जो तरीका है, जो भी आपको अगर अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिएगा, आपको जरूर इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसके क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर एएल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। जेएन सरकार और बीए स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्णकाल मानने के पक्ष में नहीं है। एसआर शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्णकाल माना है, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और बता देते हैं। जो शाहजहां का काल है इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी माना जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग अगर आपसे पूछ लेता है तो स्थापत्य कला का भी स्वर्ण युग किसको माना जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। ये बात आप याद रखेंगे। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होलीवार, जिजिया। तो औरंगजेब द्वारा जो चलाए गए जिहाद का अर्थ था उसका नाम था आपका दारुल इस्लाम। औरंगजेब जो है सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार द्वारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसे कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार जो है प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी पड़ चाहिए। या दूसरे शब्दों में जो है तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य अर्थात दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। मतलब काफी कट्टर था ये, एक तरह से आप बोल सकते हैं कट्टर मुसलमान था। और ये जो है सुन्नी मुसलमान की श्रेणी में था। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि औरंगजेब किस श्रेणी में था तो सुन्नी मुसलमान की श्रेणी में था। 75 नंबर क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद,
गोविंद सिंह। ये क्वेश्चन आपको मैं बिहारी स्पेशल की क्लास में भी करवा चुका हूँ, और यहाँ पे भी देखो बीपीएससी 2015 में पूछा गया था यही क्वेश्चन। तो किस सुख गुरु का जन्म हुआ था? वो हुआ था आपका गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। 76 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग अधिकारी। ये बताना है मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? ये था आपका लोक आचरण अधिकारी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी 47 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था, और प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं के नगर से निष्कासित कर वेश्या जो थी वहां पे वेश्याओं को नगर से निष्कासित करके एक नए स्थान पर बसाया गया। उनका नाम शैतानपुरी रखा गया। ठीक है, जो नया नगर बसाया गया था उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, ये बुआई कर कल्टीवेशन टैक्स। मुगल प्रशासन में जो मदद ए मास है आपका, ये इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मदद ए मास। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए माश कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण जो है सद्र करता था। सद्र, और यह सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह। ये था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, और शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो है मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ जो है 60,000 रुपए और कई हजार असरफियां, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा रखते ताउस मयूर सिंहासन भी यहाँ से जो है ले गया था ईरान। और हाँ, इसके बारे में एक चीज बताएं तो जो ये मोहम्मद शाह था ना, इसको रंगीला के नाम से जानते थे। ये थोड़ा सा रंगीला टाइप का था, इसलिए अगर आपसे कहीं पूछ ले कि मोहम्मद शाह का उपनाम क्या है, तो इसको मोहम्मद शाह रंगीला के उपनाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? वो था शाह आलम द्वितीय। भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जो है आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल जो है 1759 से 1806 ईस्वी तक था, और उसका जो वास्तविक नाम है अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। ठीक है, और यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते हुए बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से लेकर 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका था, और शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया था। और दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली जो है जितनी भी वीडियोज की नोटिफिकेशन है आप सभी को टाइम पर मिल सके। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक सूचना है, बता देते हैं उसको भी, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सूचना ये है कि आपका जो है
टीआरई की घोषणा एक बार मैं कंफर्म से सही से बता देते हैं आपको, वैसे तो वीडियो इसका शायद नहीं आ पाएगा। टीआरई 3.0 की जो है घोषणा हो चुकी है ऑफिशियल तरीके से, ठीक है। और इसके बारे में बता दें, ये जो आवेदन जो है आपके 10 फरवरी से जो है स्टार्ट होने वाले हैं। 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक ये आपके आवेदन होंगे, ठीक है। और परीक्षा जो है आपके, जो सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट, आपकी परीक्षा जो है ये होगा आपका 7 मार्च से 17 मार्च, 7 मार्च से 17 मार्च के बीच जो है आपका पेपर भी होने वाला है। तो ध्यान से आप ये सोच लीजिए कि मतलब अब आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम बचा है, 1 मंथ। क्योंकि अभी कम से कम 10 दिन आपको फॉर्म भरते भरते ऐसे 20 तारीख हो जाएगी, और फिर लगभग 1 मंथ का टाइम मिलेगा आपको प्रिपरेशन के लिए। इसलिए हम लोग अब थियरी कम और आपकी लगभग जो बिहार स्पेशल है वो कंप्लीट खत्म होने वाला है, उसमें 3-4 क्लास और रह गई हैं, और बिहार स्पेशल आपका खत्म हो जाएगा, जिसमें जो है आपका बिहार जीएस कंप्लीट किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, सारा कुछ बिहार का हमने खत्म किया है। और अभी इस टाइम पे जो है बीपीएससी के द्वारा जितने भी बिहार स्पेशल से जितने क्वेश्चन आए हैं वो सभी अभी 3-4 दिन में वो खत्म करवा देंगे सुबह की ही क्लास में। और इसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू जो है एग्जाम तक प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।